हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली न्यूज डिस्कशन जो हमारी है दैट इज रिलेटेड टू कोप 29। आपकी UNFCCC की कोप 29 हो रही है अजरबैजान बाकू के अंदर, और वहां पर जो पहला आर्टिकल हमारे पेपर में आया है आज दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट फाइनेंस। एक नजर डाल लेते हैं किस चीज के बारे में है। देखिए यहां पर दिया गया है कि आपकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं दे आर क्लेमिंग दैट दे कैन ओनली सपोर्ट अप टू 250 बिलियन बाय 2035 इन द प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, वेयर एज वो खुद मानते हैं कि $700 बिलियन तो कम से कम चाहिए आपकी डेवलपिंग नेशंस को। तो ये रिफ्ट जो है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस के बीच में ये काफी टाइम से चला आ रहा है, स्पेसिफिकली क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, और वही इस आर्टिकल के अंदर दर्शाया गया है। इसी की वजह से ये जो समिट है आपकी, इसको एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था ताकि ये जो फाइनल ड्राफ्ट है उसके ऊपर फाइनली कोई कंक्लूजन आ सके। अगर इस रिफ्ट की मैं आपको बात बताऊं तो इट इज सिंपल कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो आपकी एंसेस्ट्रल टाइम से बहुत पहले से वो अपने फोसिल्स को बर्न करके यूज करके वो अपने आप को डेवलप कर चुकी हैं, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर चुकी हैं। ऑन दी अदर हैंड अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ये प्रेशर है कि उन्हें ग्रीन एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो देखिए दोनों ही चीजें टीडीएस हैं क्योंकि आपको नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा, मोर ओवर उसके रिसोर्सेज उसकी टेक्नोलॉजी अभी लिमिटेड है। ऑन दी अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे कैन मोर प्रोफाउंडली वर्क ऑन द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दे कैन ऑब्वियसली लिमिट कर सकते हैं वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज। यही इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिफ्ट रहता है जो हमेशा UNFCCC की डिबेट्स का सबसे मेजर रीजन रहता है। ऑलराइट, वही चीज इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हुई है एंड यू कैन रिलेट दिस आर्टिकल विद योर GS3 एनवायरमेंट। ठीक है जी, एनवायरमेंट का टॉपिक है ये आपका। अगली जो न्यूज है वो सेम इसी पेज के ऊपर है, दैट इज सेंसस मार्केट से रिलेटेड है। अडानी ग्रुप के साथ ये एक कंट्रोवर्शियल न्यूज चल रही है पिछले 2 दिन से, जहां पर अडानी ग्रीन के ऊपर US से ये क्लेम आया है कि उनके प्रोसिक्यूटर्स ने क्लेम किया है दैट अडानी ग्रुप हैज गिवन अ ब्राइब ऑफ नियरली $250 मिलियन, लगभग 2100 करोड़ की ब्राइब दी है उन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्रोजेक्ट्स को अपनी तरफ कर सके। तो देखिए एक ही पेज के ऊपर 2 चीजें हैं और दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में हैं। इसी न्यूज से रिलेटेड आपको 2 आर्टिकल्स और मिलेंगे अपने न्यूज़पेपर में आज। जस्ट अ सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू दिस US की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट आई है, दिस पेज। यहां पर देखिए US ने बोला है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द एलिगेशंस ऑफ अडानी ग्रुप, इंडिया और US के रिलेशंस इतने ज्यादा उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, और किस तरीके से ये केस आगे रहता है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इंडिया US रिलेशंस पर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑन दी अदर हैंड ओडिशा, हमारी जो स्टेट्स हैं वो भी ये क्लेम करना शुरू कर चुकी है कि ओडिशा के ऑफिशियल्स ने किसी तरीके की कोई ब्राइब नहीं ली है अडानी ग्रुप से उनको अपने प्रोजेक्ट्स देने के लिए। ठीक है जी, तो इसमें आप याद रखिएगा, देखिए UPSC कभी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं पूछता है। UPSC कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि अडानी ग्रुप ने कितने की ब्राइब दी, कैसे हुआ, क्या हुआ। नो, नेवर, इट इज नेवर लाइक दैट। यस, जो चीज आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट है दैट इज द सोलर टारगेट्स, दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स ऑफ इंडिया। अक्टूबर के अंदर ही इंडिया ने 200 गीगावाट का माइलस्टोन अचीव किया है। ऑलराइट, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 500 गीगावाट बाय 2030। तो जो ये 300 गीगावाट का लैग है हमारा भी जो हमें अचीव करना है, जिसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि हर साल 50 गीगावाट से एडिशन करनी है, वो चीज कैसे होनी है उसके अंदर डेफिनेटली सोलर एनर्जी, विंड पावर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका जो प्राइवेट प्लेयर है दैट इज अडानी ग्रुप इंडस्ट्रीज वो उसके अंदर एक अहम भूमिका निभाने वाला है। ठीक है जी, लेकिन हाँ आपको स्पेसिफिकली अडानी से रिलेटेड उनके सेंसेक्स कैसे जा रहा है, उनकी स्टॉक्स कैसे जा रहे हैं, दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू for your exam. You have to just cater to the environment portion, to that portion which is between the ties of the 2 nations, between related to your environment portion, renewable energy concept, वो चीजें आपके लिए इस न्यूज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे आर्टिकल की तो हमारे पास देखिए एक न्यूज आई है दैट इज योर रिलेटेड टू
दिस न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफिले से रिलेटेड नहीं. दिस वन, सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स अ वेलफेयर स्टेट नॉट अ डिक्टेटोरियल डोगमा. ये आपकी सीजीआई बोल रहे हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है सोशलिज्म को डिफेंड करते हुए, सोशलिस्ट वर्ड को डिफेंड करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है जिसके अंदर आपके मेजर बीजेपी के लीडर्स हैं, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी इन्वॉल्व है, एंड दे आर क्लेमिंग द वेरी मच क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए एक बार इस न्यूज़ के ऊपर ध्यान से नजर डाल लेते हैं. सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं सोशलिज्म का. देखिए, वैसे सोशलिज्म का मतलब होता है जहां पर आपकी पब्लिक, दैट इज जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती हैं कि रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल, इक्वालिटी अमंग ऑल के प्रिंसिपल पर चलती है. लेकिन इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ये जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में, और ये वर्ड आपके प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया था. ठीक है, लेकिन जब हम इंडियन मॉडल को पढ़ते हैं तो इंडिया के अंदर सोशलिज्म का हमें मिक्स्ड मॉडल देखने को मिलता है. मतलब जहां आपका पब्लिक, दैट इज गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर हैंड टू हैंड वर्क करते हैं कंट्री को डेवलप करने के लिए. ऑलराइट, वही चीज आपकी सीजीआई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर वेलफेयर स्टेट है, इसका मतलब ना कि ये कि स्टेट आपकी डिक्टेटर बनकर रूल करेगी. ऑलराइट, हमारी जो स्टेट है वो प्राइवेट को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी देती है कंट्री को डेवलप करने के लिए, और फिर अपने रिच एंड पुअर के गैप को फिल इन करने के लिए वो अपनी स्कीम्स के थ्रू पैसा डिसबर्स कर देती है. नाउ इस आर्टिकल से आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी. दैट इज दिस, सेक्शन 2 को चैलेंज किया गया है 42nd अमेंडमेंट के, जहां पर ये प्रियम्बल के अंदर इसका एडिशन ही क्यों हुआ उसको चैलेंज किया गया है, ये दिखाने के लिए कि हमारी स्टेट जो है वो कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं है. दूसरी चीज यहां पर जो उन्होंने वर्डिंग ऐड की है, दैट दिस वाज पास्ड, दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट वाज पास्ड व्हेन the voice of the people was silenced. Why? Because the country was facing emergency at that time. All right, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर कुछ नीचे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि ये अपोजिशन की गलत चीज़ है कि आप कुछ इस तरीके से क्लेम कर रहे हैं या आप इमरजेंसी को टारगेट कर रहे हो. वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए वर्ड इंपॉर्टेंट है सोशलिज्म, कब आया, कहाँ पर एडिशन हुआ. ऑलराइट, और उसके बाद हमारी सीजीआई की स्टेटमेंट जो सीधा सीधा बोल रही है कि आप एक वेलफेयर स्टेट हैं. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मान के चलिए आप इसे स्टेटमेंट, सॉरी, जहां पर सोशलिज्म के हिसाब से इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, डिक्टेटरशिप डोगमा नहीं है. ऑलराइट, संजीव खन्ना अभी अभी आपके नए सीजीआई नियुक्त हुए हैं, ये हम सभी को पता है. न्यूज़पेपर एनालिसिस डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं आप, और वहीं से ये स्टेटमेंट आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है जी. उसके बाद देखिए इसी पेज पर आपकी ये दूसरी न्यूज़ है, दैट इज दिस ह्यूमनॉइड टीचर. ठीक है जी, आपका एआई बेस्ड टीचर है, दैट इज रॉबर्ट नोवा, जिनको स्पेसिफिकली पॉलीग्लोट बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर. पॉलीग्लोट मतलब जब आप ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं. एंड शी इज ट्रेन्ड इन इंडिया इन इंग्लिश, हिंदी, मलयालम एंड अरेबिक लैंग्वेज. और अरेबिक इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि केरला के स्कूल्स में क्योंकि हम अरेबिक सिखाते हैं, दैट इज वाई दिस रोबोट इज ऑल्सो ट्रेन्ड विद इट. ठीक है, और स्कूल ये चीज़ बोल रहा है दैट वी हैव पुट हर टू द सर्विस. सी, शी इज स्टैंडिंग इन अ साड़ी, शी इज जस्ट लाइक अ normal human being interacting with the students, and she is appearing very much representative to the बच्चों के लिए वो काफ़ी एक नई चीज़ के रूप में उभर के आ रही है. तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप कि AI टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके यहाँ पर एक क्लासिक सा एग्जाम्पल आपके लिए रेडी हो गया है जी. ठीक है, AI ह्यूमनॉइड टीचर नोवा, जिसको आप एज इट इज नेम के साथ अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं जब भी AI एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल आप डिस्कस करने जाएंगे. ठीक है, तो इस पेज से हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर हम अपने न्यूज़पेपर को देखें, देखिए उसके बाद आपकी जो न्यूज़ आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस पेज, दिस वन, अ गैस्पिंग ब्रीथ. ठीक है, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देखा गया है फिश किल का. दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ आपके लेक अस्थाई मुड़ी है जो आपकी रामसर साइट है, वहां पर ये चीज देखी गई है. थाउजेंड्स ऑफ फिश वर फाउंड डेड.
विच इज नोन एज फिश किल। जब इतने लार्ज अमाउंट ऑफ फिशेस की डेथ हो जाती है उस फिनोमिनन को हम फिश किल बोलते हैं। यहां पर देखिए ये आपका टॉपिक जो है वो GS3 एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करेगा और हम बहुत ही क्लोजली माइन्यूटली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल को जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको लोकल स्टोरीज मिल जाएंगी, बट हमें अपने एग्जाम के हिसाब से निकालना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो कारण यहां पर बताया गया है आपके इस आर्टिकल के अंदर, दैट इज योर अल्गल ब्लूम। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है एक्वेटिक सिस्टम की, इकोसिस्टम की, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर आपको माइक्रोप्लास्टिक्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। ऑलराइट, तो इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले एल्गल ब्लूम को समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है कि एकदम से इतनी फिशेस ऊपर डेड इमर्ज होकर आई हैं। तो देखिए क्या होता है, एल्गल ब्लूम एक ऐसा फिनोमेना है जहां आपके एल्गई की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। वो कोई लेक हो सकता है, पोंड हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है जी। तो एल्गल ब्लूम की सिचुएशन कब आती है? जब आपके उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर एनरिच्ड तो वो एल्गल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो गया। अब देखो उसकी वजह से हुआ क्या है, एल्गल ब्लूम की वजह से आपके पूरे ये जो लेक है उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो गई ग्रीन कलर की, जिसने आपकी पूरी लेक को ढक दिया। तो आपकी ट्रांसपेरेंसी जो है, फोटोसिंथेटिक, दैट इज सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है आपके इकोसिस्टम के अंदर, वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और सनलाइट कम होने की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आपका O2 रिलीज होता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखिए आप, यहाँ पर आपकी पेनिट्रेशन सनलाइट की कम हो गई है, फोटोसिंथेसिस रुक गई है और O2 की प्रोडक्शन कम हो गई है। एक फैक्टर तो ये हुआ। दूसरी चीज जो यहाँ पर ऐड हुई है वो रोल किया है माइक्रोप्लास्टिक्स ने, सॉलिड वेस्ट ने। जो यहाँ पर ऐड हुआ आपके इसी लेक के अंदर, डिस्पोजल सही से नहीं हो रहा है, माइक्रोप्लास्टिक्स ऐड हो रही हैं, सॉलिड वेस्ट ऐड हो रहा है, जिस पूरे आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। एंड उसी की वजह से आपका BOD का जो कंसेप्ट है वो सामने निकल कर आता है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि जैसे ही हमारे किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ता है या वेस्ट बढ़ता है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरियाज फंक्शनिंग में लगते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देते हैं। और जितना ज्यादा BOD होगा हमारे इकोसिस्टम का, उतना ज्यादा हमारा सिस्टम पॉल्यूटेड रहता है। ठीक है जी। तो BOD बढ़ने की वजह से मतलब आपके ऑक्सीजन की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा है। तो दोनों ही वजह से आपका ऑक्सीजन जो है पूरे इकोसिस्टम के अंदर डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये जो फिशेस यहाँ पर रह रही थी ऑलरेडी, उनको ऑक्सीजन मिला ही नहीं, एंड दैट रिजल्टेड इनटू दिस फिनोमेनन ऑफ फिश किल। ठीक है, तो आपके लिए इस आर्टिकल से चीज रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए प्रीलिम्स के फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो अस्थाई मोडी लेक, रामसर साइट इन केरला। ठीक है, उसके बाद फिश किल का फिनोमेना किस चीज को बोला जाता है। तीसरी चीज एल्गल ब्लूम क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसको कहते हैं, और किस तरीके से आपके माइक्रोप्लास्टिक्स उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज से बचने का तरीका क्या है, देखिए आपको सबसे पहले तो साफ सफाई का ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो, ताकि पॉल्यूटेंट्स ऐड ना हो। मोरोवर आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आपके एल्गल ब्लूम की सिचुएशन बने ही ना, ताकि ये दोनों, जब आपको कारण पता लग गए कि किस वजह से हो रहा है, तो उसे रोकना कैसे है वो ऑटोमेटिकली डेसिफर हो जाता है। ठीक है, मेंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल को आप एज इट इज एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। आप यहाँ से पूरा का पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम के पॉल्यूशन का सिस्टम को इलेबोरेट बड़े इजीली कर सकते हैं इस स्टोरी को यूज करते हुए अपने पेपर में। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल आपका GS3 एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर रहा है और कंप्लीटली एक्वेटिक इकोसिस्टम की एक सबसे बड़ी इशू एल्गल ब्लूम के साथ रिलेट कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली जो न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज योर द वेरी मच नेक्स्ट न्यूज ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व। देखिए यहाँ पर एक जो अगेन, अब आप देखिए आपको डेसिफर करना पड़ेगा कि आपको न्यूज़पेपर से चीजें कैसे कलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक कंसेप्ट आएगा मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का।
जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आपके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं आपकी वाइल्ड लाइफ के, वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट बढ़ने की वजह से आपके हैबिटेट बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स क्रंच होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, द वेरी मच लोकेशन ऑफ रणथंभौर टाइगर रिजर्व विच इज इन राजस्थान, ठीक है, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टोरी देख लेते हैं क्या है। स्टोरी सिंपल सी है, एक इंसान थे यहाँ पर एंड ही वाज गोइंग विद हिज गोट, अपनी बकरी भेड़ बकरियों को लेके जा रहे थे वो, एंड उनके ऊपर फिर टाइगर ने अटैक कर दिया। और जब गांव वालों ने देखा तो उनकी डेड बॉडी के ऊपर वो पंजा रख के बैठा हुआ था वहाँ पर। देन विलेजर्स अटैक्ड, रेसिप्रोकेटेड, एंड उसके बाद जब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने उस टाइम पे वो टाइगर वहाँ से भाग गया, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने जब ड्रोन के थ्रू मॉनिटर किया तो टाइगर की भी डेथ हो गई। ऑल इन ऑल द मैन ऑल्सो डाइड एंड द टाइगर ऑल्सो डाइड। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंसिडेंट। और यहाँ पर आप इसी आर्टिकल के अंदर अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज कोट की गई हैं जहाँ पर आपके गांव वाले बहुत ज़्यादा नाराज थे, सच दैट कि उन्होंने डेड बॉडी को सामने रख दिया था टिल देन कि फैमिली को कंपेंसेशन मनी जब तक नहीं मिली है तब तक के लिए। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखा रही है कि आपकी जब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स के आसपास जब कोई एनिमल से रिलेटेड, जब जो ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ पर जब कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो चीज़ें बहुत गलत जा सकती हैं। ठीक है जी, तो उनमें से ही एक ही एग्जाम्पल आया है। अगेन इट कैन बी पुट अप एज एन एग्जाम्पल इन द मेंस एग्जाम एंड योर प्रीलिम्स फैक्ट ऑफ रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्टैंड्स बाय। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ जो यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अभी पीछे कुछ रिपोर्ट के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि फ्रॉम 2018 टू 2021 29 टाइगर्स हैव बीन किल्ड बाय द पीपल इन दिस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के केसेस के अंदर ये चीज़ें डिसिफर की गई हैं। एंड नियरली 40 to 50 इंडिविजुअल्स हैव बीन डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द एनिमल्स। उसके पीछे रीजंस बहुत एविडेंट है, बहुत क्लियर है, और उनमें से उसको टेकल आउट करने के हमारे कुछ सोर्सेज में से एक होते हैं आपके इको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, लेकिन बहुत टाइम से चल रही हैं चीज़ें, उनका अपना नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल लैंडस्केप क्रंच होता जा रहा है, इनका एक्सपेंड होता जा रहा है, तो दैट इज व्हाई द कन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग। ईच वन इज फाइटिंग फॉर देयर ओन कमोडिटीज। यहाँ पर भी वो अपनी गोड्स के लिए, अपनी कैटल्स के लिए, अपनी फील्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अलार्म्ड रहते हैं इंडिविजुअल्स, मैन, इसीलिए वो उन पर अटैक करते हैं। एंड टाइगर इज फाइटिंग फॉर द क्रंच ऑफ द हैबिटेट लैंड्स की। ठीक है, यही सारा कन्फ्लिक्ट होता है मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट की केसेस, और जिसकी वजह से ये जो चीज़ है आपकी इको सेंसिटिव जोन्स बनाए जाते हैं। है क्या सिंपल, किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड 10 किलोमीटर का एरिया होता है लगभग, जिसे सरकार नोटिफाई कर देती है एज इको सेंसिटिव जोन, जहां पर स्पेसिफिकली आपकी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है ताकि कोई ऐसे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की न्यूज़ ना आए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको यहाँ से जो चीज़ केटर करनी है दैट इज योर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का टॉपिक, जो आपके GS3 एनवायरनमेंट के अंदर सीधा सीधा रिलेट करने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है आपकी, जो दिल्ली के पॉल्यूशन से रिलेटेड है, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, दिस इज योर दिस वन। आपके सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि ग्रैप 4 से आपकी कर्ब्स को ग्रैप 2 पे लेकर आए, क्योंकि काफ़ी दिनों से अब जो पॉल्यूशन लेवल है वो फिर भी अंडर कंट्रोल आ रहा है, ग्रैप 2 के अंडर आ गया है। और हमने ये चीज़ बड़ी ही अच्छे से पहले वीडियोस में डिस्कस हो चुका है कि ग्रैप 2 आपका तब लगता है जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज योर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपका AQI है वो वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच जाता है, तब आपका ग्रैप 2 लगता है, और आपका ग्रैप 4 इनिशिएट होता है व्हेन इट इज इन सीवियर प्लस कैटेगरी, दैट इज 450 प्लस में जब वो चला जाता है। ठीक है जी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ग्रैप 2, ग्रैप 4, ये सब कुछ आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बहुत ही डिटेल में पहली वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर हम सीधा सीधा देखें तो आपके कुछ एक इंडिकेटर्स हैं, जैसे PM2.5, PM10, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया एंड योर ओजोन, जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के इंडिकेटर्स के रूप में देखते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमने पूरा स्केल बना रखा है 0 to 500 के बीच में, जहां पर हम क्वालिटी ऑफ एयर को चेकआउट करते हैं।
ठीक है, ये चीज़ पहले की वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुकी है, तो प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो, ताकि आपका ये टॉपिक इजीली कवर हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये भी कहा है कि कुछ कर्ब्स लगाने में फेल हुई है दिल्ली गवर्नमेंट, तो वो भी चीज़ देखने लायक है। अब जब आप ग्रैप 4 से ग्रैप 2 पे आ रहे हैं, क्योंकि ग्रैप 2 जब आप लगा रहे हो आप सिर्फ डीजल इंजन की वर्किंग को कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रैप 4 में हर वो फोर व्हीकल्स जो बाहर से आ रहे हैं, जो दिल्ली के रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी आवाजाही पर रोकथाम लगा दी जाती है। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर, या कुछ एक एक्सेप्शंस है, जैसे अगर कमोडिटीज़ इंपॉर्टेंट है या व्हीकल का आना ज़रूरी है, तो वो कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस है। अदरवाइज तो दिल्ली के आउटसाइड रजिस्टर्ड जितनी भी ट्रैफिक है वो बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपको चेक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करनी पड़ती है। ऑलराइट, इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि ग्रैप 4 से ग्रैप 2 पे ले आइए, थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हमारा काम थोड़ा हल्का हो सके। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल फिर भी कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो अब उसके इम्प्लीकेशंस कितने देखने को मिलेंगे वो एक अलग न्यूज़ रहने वाली है, वो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। नाउ आवर लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, दैट इज आईसीसी। देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक वारंट जारी किया है, जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है आपका। इसे देख लेते हैं एक बार। एक ही पेज के ऊपर आपकी दो न्यूज़ हैं जो इसी चीज़ से रिलेटेड है। एक तरफ हंगरी है, जिन्होंने डिनाउंस किया है कि हम इस वारंट को नहीं मान रहे हैं, एंड वी विल वेरी मच वेलकम नेतन्याहू ऑन आवर लैंड एंड विल ट्रीट हिम एज आवर गेस्ट। ऑन दी अदर हैंड आईसीसी जो है उसके इसके बाद आपके इजराइल ने गाजा के ऊपर स्ट्राइक्स जो हैं वो बढ़ा दी है। तो दोनों ही न्यूज़ इससे रिलेटेड है। अब हमारे लिए यहाँ से क्या निकालना है, हमें पढ़नी है ये ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जीएस पेपर 2। ठीक है, आईसीसी जो आपका है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इट इज फ्रॉम रोम स्टेट्यूट से बनी है ये बॉडी आपकी बैक इन 1998। ऑलराइट, ये बेसिकली देखिए एक और ऐसी बॉडी है आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहाँ पर वो जो है आपकी, वो आपकी स्टेट्स को प्रोसिक्यूट करती है। ये जो है ये आपके इंडिविजुअल से रिलेटेड है। ठीक है, ये वॉर क्राइम से रिलेटेड, जीनोसाइड से रिलेटेड, क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी से रिलेटेड अपने फैसले देती है। एट प्रेजेंट 123 नेशंस इसके मेंबर है, हेग नीदरलैंड्स में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और ये जो आपकी पूरी की पूरी ये जो आईसीसी है, जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर रहती है, ये उन्हीं के ऊपर अपने जो डिसीजंस हैं उनको बाइंडिंग मान सकती है। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि रशिया, इंडिया, चाइना, इजराइल, इन सभी कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया है। वी आर नॉट अ सिग्नेटरी टू रोम स्टैट्यूट, एंड दैट इज वाई इनके द्वारा जारी किया गया ये वारंट इजराइल अपने ऊपर मान्य नहीं भी कर रहा है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें थी। आपने पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से देख लिया आज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से आपके काम को आसान किया जा सकता है, लेकिन अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए न्यूज़पेपर तो आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। राइट, तो अपना न्यूज़पेपर उठाइए, अपनी एनालिसिस की वीडियो से उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ढूंढिए, उस चीज़ को पढ़ के देखिए, एंड देन जस्ट ट्राई आउट कि आप अगली वीडियो का इंतजार करें, ताकि हम भी आपके लिए डे टू डे बेसिस पर ये काम कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।